साथियों नमस्कार, मैं परशुराम कुमार आप सभी का अपने इस खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं जिसका नाम है कॉमन एरर। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। आज मेरे पास सिर्फ 5 प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि इसे आप जल्द से जल्द इसे जो है सॉल्व कर लें ताकि मैं आगे बढ़ूँ और एक एक प्रश्न का मैं सही सोल्यूशन आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपके लिए जो है ये आगे चल कर के जो है आपके लिए जो है मील का पत्थर साबित हो। क्वेश्चंस कुछ भी टफेस्ट बनने होता है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप आसानी से सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप ग्रामर पढ़े हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़ें तो और अच्छी बात, क्योंकि मैं ग्रामर का जितना भी पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत और कोई समस्याएँ ना हो। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आप इसे बना लिए होंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं प्रश्न को शुरू कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या कहता है। तो आप इसको देख लिए होंगे 116 नंबर। तो 116 नंबर क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। देखिएगा, याद रखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिए, फ्रीली ऑफ चार्ज, FREELY, फ्रीली ऑफ चार्ज, ठीक है। फ्रीली ऑफ चार्ज ये गलत शब्द है। इसको अगर हम शुद्ध करते हैं ना तो इसका होता है फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज ये शुद्ध है और इसका हिंदी होता है निःशुल्क। क्या इसका हिंदी होता है? इसका हिंदी होता है निःशुल्क। समझ आ रही है बात? तो अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसमें यानी 16 का जो एरर है किसमें है, इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीली ऑफ चार्ज लिखा है जो गलत शब्द है, इसके स्थान पर जो होगा वो होगा फ्री ऑफ चार्ज होगा। एकदम रट लेना है कि फ्रीली ऑफ चार्ज का शुद्ध रूप क्या होता है, फ्री ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। 117 बड़ा अच्छा ही प्रश्न है, इसको देखेंगे और मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। 117 पहले आप समझने का प्रयास कीजिए और मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखिए समझिए, कहता है व्हेन दारुन heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा चीज़ बता रहा हूँ मैं कि जिस शब्द के पहले री लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, री लिखा हुआ रहेगा ना, तो री के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है, गलत है ना। जैसे लिखा है रिटर्न बैक, तो रिटर्न बैक का हिंदी होता है, रिटर्न का मतलब होता ही है वापस लौटना, उसमें ऑलरेडी बैक छिपा हुआ है, इसलिए रिटर्न के साथ रिटर्न बैक एक गलत शब्द है। इसका जो शुद्ध रूप होता है ना वो क्या होता है, वो होता है रिटर्न होता है। रिटर्न बैक कभी होता ही नहीं है किसी भी शब्द में, याद रखना है, इसको भुलाना नहीं है ना। अब जैसे है रिट्रीट बैक, एक और वर्ड देख लीजिए, RETREAT, रिट्रीट बैक। रिट्रीट बैक का मतलब क्या होता है, पीछे लौटना या पीछे जाना होता है ना। तो बैक में रिट्रीट में ऑलरेडी बैक का अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए ये भी गलत शब्द है। इसको आप अगर सही करेंगे तब इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा रिट्रीट। यानी रिटर्न, रिट्रीट माने जिस शब्द के पहले री लगा हुआ रहता है उसके साथ बैक कभी नहीं आता है। रिकॉल बैक, देखिए पीछे याद करना है ना, रिकॉल बैक ये भी गलत है, रिकॉल बैक गलत है। इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो ये हो जाता है रिकॉल। तो देखिए, इन सारे पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट करते चलेंगे ताकि आपको जो है भविष्य में ये आपको फिर मदद करे, है ना। दूसरा एक वर्ड और मैं बता देता हूँ, रिकास्ट बैक, ठीक है। रिकास्ट बैक ये भी गलत है, इसको अगर शुद्ध करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा रिकास्ट, ये शुद्ध है। और रिकास्ट का मतलब क्या होता है, रिकास्ट का मतलब होता है दोबारा लिखना। इसका हिंदी क्या होता है, दोबारा लिखना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि गलती कहाँ पर किया है। When दारुन heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip कैंसिल कर दिया, एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज की जगह पर होगा रिटर्न बैक। यहाँ पर बैक का जो प्रयोग किया है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको हटा देते हैं तब वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 117 का इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 118 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, द गवर्निंग बॉडी कंप्राइजेज ऑफ। देखिएगा, कंप्राइज माने होता है मिलकर बना होना,
तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जिससे मैं थोड़ा सा मैं ऊपर में इसको कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना। देखिए क्या लिखा है, द गवर्निंग बॉडी कंप्राइज ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। देखिएगा, याद रखिएगा, कंसिस्ट माने भी वही होता है, से मिलकर बना होना, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज के बाद COMPRISE कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है ना। कंप्राइज के बाद किसी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है ना। तो कंप्राइज ऑफ का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है, COMPRISE, कंप्राइज ये शुद्ध है, समझा रही बात। तो कंप्राइज के साथ किसी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है ना। तो द गवर्निंग बॉडीज कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ऑफ का प्रयोग किया है वो गलत है, एकदम याद रख लेंगे इसको, है ना। दूसरा चीज़, द गवर्निंग बोर्ड है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या मेन याद रखना कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, और कभी कभी कंसिस्ट दे देता है CONSIST, कंसिस्ट के बाद क्या करेगा, ऑफ नहीं लगाएगा। तो ध्यान देंगे, कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, ये इसका आंसर होगा, वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 की ओर मैं रुक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या कहता है। 119 समझेंगे, कहता है माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन डैट हाउस, है ना। अंकल यहाँ पर है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है ना। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखें कि डू डज के बाद V1 का इस्तेमाल होता है, तो भी V1 का भी इस्तेमाल बिल्कुल सही है। और मच है, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है, ये भी सही है, ऑन डैट हाउस। अनलेस, हाँ, अनलेस के बाद जो है एक चीज़ याद रखना है कि अनलेस के बाद सबसे पहला चीज़ देखना है क्या, कि अनलेस के बाद जो है कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस के बाद अगर नॉट लिखा हुआ रहता तो बात गलत हो जाता। तो अनलेस के बाद इसने नॉट नहीं लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, हाँ गलती है, गलती क्या है वो समझिए। अभी हमें लग रहा था कि सही है, क्योंकि अनलेस के बाद यहाँ पर नॉट नहीं दिया तो इसको पकड़ ले। दूसरा चीज़ ध्यान क्या देना है कि यदि याद रखिएगा कि अगर अनलेस रहे, ठीक है, अनलेस के साथ साथ और याद रख लीजिए अनटिल रहे, UNTI, है ना, L, अनटिल हो गया। अनटिल के बाद याद रख लीजिए इफ़ हो गया, बिफोर हो गया, बिफोर हो गया, बिफोर के बाद याद रख लीजिए एज सुन एज हो गया, एज सुन एज हो गया, एज सुन एज के बाद याद रख लीजिए आफ्टर हो गया, ठीक है। आफ्टर के बाद बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं याद कीजिए। अनलेस, अनटिल, इफ़, बिफोर, एज सुन एज और आफ्टर। अगर इसके बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ हो या प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ हो, किस टेंस का प्रयोग हुआ हो, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ हो अगर इसके बाद, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है ना, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। किस टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में। तो समझ गए होंगे कि आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इसने जो किया है, अब देखेंगे अनलेस है, अनलेस के बाद देखिए लिखा ही थिंक्स, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा। तो जब अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक वाक और होगा इसमें, तो जो दूसरा वाक होगा वो फ्यूचर टेंस में होगा। अब यहाँ पर देखिए माई अंकल डज नॉट स्पेंड है, यहाँ पर गलती क्या है, ये डज नॉट स्पेंड है ना, ये फ्यूचर में होना चाहिए। यहाँ डज नॉट स्पेंड की जगह पर जो होगा वो हो जाएगा विल नॉट स्पेंड। क्या होगा, याद रखिएगा, डज नॉट स्पेंड है, इसके स्थान पर क्या चीज़ करेंगे, ये डज नॉट स्पेंड जो है यहाँ पर गलत है, इसके स्थान पर आप क्या कर देंगे, विल नॉट स्पेंड अगर लिख देंगे तो वाक सही हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यदि दो वाक हो और अगर निम्नलिखित कंजक्शन ये सारे कंजक्शन और इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। तो 119 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, 119 का जो आंसर होगा वो ए होगा। और समझिएगा होगा डज नॉट के स्थान पर विल नॉट का इस्तेमाल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 119। अब चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। देखिए क्या कहता है 120, कहता है नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बार बार पूछा जा रहा है ना, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। इसको हम पांडव रूल कहते हैं। और पांडव रूल क्या बताता है, पांडव रूल में कौन कौन सा आता है वो ध्यान देंगे। पहला है और, दूसरा है नॉर, तीसरा है आइदर
आइदर और, है ना। चौथा है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। और पांचवा है नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। ठीक है। अब देखिए ये पांचों में क्या है, तो इसको क्या करेंगे, ये पांचों को नोट कर लेंगे सबसे पहले और देखेंगे इसके बाद वर्ब कहाँ पर है। और तो वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी का, ये जिसके नज़दीक में रहेगा उसी के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होता है। तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर लिखा है। अब आर के नज़दीक देखिए कौन से नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है इस पट्टी में। तो इस पट्टी में अगर देखते हैं इधर इस साइड में, तो देखेंगे आर के पहले यहाँ पर लिखा है माई ब्रदर। तो माई ब्रदर के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ माई ब्रदर्स रहता तब तो आर हो जाता, लेकिन यहाँ माई ब्रदर लिखा है तो माई ब्रदर के साथ कभी भी आर का इस्तेमाल नहीं होगा। माई ब्रदर के साथ जब भी इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा और वो वर्ब हो जाएगा इज़, है ना। नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर इज़ इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। दूसरे घर जाने का इच्छुक ना तो मेरे भाई हैं और ना ही मेरी बहन है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने 5 प्रश्न बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।